बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे। कल की क्लास में हमने सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। हमने ये देखा है कि हमारे पास जो सेल होता है, प्लांट सेल अगर है, जैसे प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया या फंगस का, तो उसमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल नहीं होती। तो ये तकरीबन 4 बेसिक पार्ट बन जाते हैं। इसमें से हमने सेल वॉल को स्टडी कर लिया, कल की क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन को मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया था और न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया था। यानी कि 4 बेसिक पार्ट में से 3 बेसिक पार्ट हमने स्टडी कर लिया। आज की क्लास में हम चौथा जो बेसिक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, हम उसको स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये साइटोप्लाज्म स्टडी कर लेंगे तो हमारे जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेल के आपने तमाम पार्ट्स पढ़ लिए। सेल वॉल भी पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया और अब आप साइटोप्लाज्म पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है जी? हमने देखा कि अगर प्लांट का सेल होता है तो सबसे बाहर मौजूद होता है सेल वॉल, और फिर सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। और अगर एनिमल का सेल होता है तो फिर सेल वॉल नहीं होता, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इस वक्त डायग्राम में जो आपके सामने मौजूद है ये एक एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें मुझे सेल वॉल नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट मुझे सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसने आपके पूरे सेल को पैक कर रखा है, आपके पूरे सेल को इंक्लोज किया हुआ है, आपके पूरे सेल को पैक करा हुआ है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये जेली टाइप का मटेरियल रह जाता है, जिसके अंदर फिर न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सेल का मटेरियल मौजूद है, एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप हटा दें तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी आपका सेल का पोर्शन बच जाएगा ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपके पास 3-4 चीजें होती हैं जी काम की। एक साइटोसोल होता है, साइटोस्केलेटन होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जितना भी सेल का रिमेनिंग पोर्शन रह गया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी सेल का रिमेनिंग पोर्शन रहता है, हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती है। एक तो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। ये बिल्कुल जेली की तरह होता है, जेल टाइप का होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, दाने दाने सा, ट्रांसपेरेंट सा। ठीक है, और भारी थिक गाढ़ा सा मटेरियल होता है। बहुत ही ईजी अगर हम उसके वर्ड यूज करें तो जेल टाइप का मटेरियल होता है। आपने देखा होगा जेली, घरों के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है जो हम खाते हैं, इस तरह का मटेरियल होता है। तो आपका ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है? पूरा आपका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, विच इज अ फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर। जो जेली की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद, जो जेली की तरह का स्ट्रक्चर है आपके साइटोप्लाज्म में, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। ये थिक होता है जी, गाढ़ा होता है, दाने दाने से इसमें आपको महसूस होंगे, ग्रेनुलेटेड कहते हैं इसको हम। दाने दाने से इसके अंदर आपको नजर आएंगे, एक्चुअल वो राइबोसोम्स होते हैं। उसके अलावा ये विस्कुअस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसको, इसमें असल में ये जेली टाइप का क्यों होता है? क्योंकि इसमें तकरीबन 70 से 90% पानी होता है। साइटोसोल में आपका 70 से लेके 90% तक पानी मौजूद होता है। बाकी जो 10 से 30% रह जाता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जाहिर बात है अगर आपके पास एक चीज है जिसमें 70 से 90% पानी है तो फिर वो जेली टाइप की मटेरियल ही बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो साइटोसोल कहलाता है, विच इज अ ग्रेनुलेटेड, थिक एंड ट्रांसपेरेंट विस्कुअस टाइप मटेरियल जिसमें 90% पानी है। इसको आप साइटोसोल कहते हो। अब उसके बाद अगली चीज जो होती है सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, वो कहलाती है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में ज्यादातर पोर्शन जो है वो जेल टाइप का मटेरियल है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें तकरीबन 90% पानी है। अब जाहिर बात है अगर एक जेल टाइप का मटेरियल है, 90% उसमें पानी है, तो फिर वो सपोर्ट नहीं होगी उसके अंदर, वो तो खड़ा नहीं रह सकता सीधा तरीके से।
तो वो तो आपका जेली टाइप का मटेरियल है, उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, आपका सेल जो है उसका कोई शेप नहीं बने। फिर है क्या जी, अल्लाह ने क्या मामला किया हुआ आपके साइटोसोल के अंदर। ये जो आपका साइटोसोल हो गया ना, साइटोप्लाज्म का जेल टाइप का जो मटेरियल है साइटोसोल, इस डायग्राम में ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जितना भी आपको इसके नीचे जितना भी पोर्शन नजर आ रहा है ना ट्रांसपेरेंट टाइप का, ये है आपका साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। अब इसमें अल्लाह ने क्या किया हुआ है आपके इस जेल टाइप के साइटोसोल के अंदर ऐसे लंबे लंबे से प्रोटीन के फिलामेंट्स डाले हुए, लंबे लंबे से बहुत सारे ये फिलामेंट्स होते हैं, और इनकी वजह से आपका ये जो साइटोसोल है जो कि जेली टाइप का मटेरियल है, इसमें सपोर्ट पैदा हो जाती है, इसका शेप फिक्स हो जाता है, ये बहता नहीं है, गिरता नहीं है, खत्म नहीं होता। तो ये जो लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं ना प्रोटीन के, इन सारे फिलामेंट्स को अगर आप मिला लें तो ये कहलाते हैं साइटोस्केलेटन। यानी ये आप यूं समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, चर्बी, गोश्त, खाल, ये सारी नरम चीजें हैं हमारी, ये सारी नरम चीजें, गोश्त, चर्बी, खाल, ये नरम चीजें। अल्लाह ने क्या किया हुआ है, अल्लाह ने हमारे इस जिस्म के अंदर हड्डियों का ढांचा बना के डाला हुआ है, और उस हड्डियों के ढांचे से क्या होता है, आपका ये जो गोश्त से बनी हुई बॉडी है ये स्टेबल होती है, इसमें सपोर्ट पैदा हो रहा है आपकी हड्डी के अंदर। अगर एक इंसान में से आप उसका ढांचा निकाल देंगे तो इंसान का कोई भी पार्ट सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बार बार गिरता रहेगा, उसमें सपोर्ट ही नहीं होगी। अल्लाह ने हमारे नरम जिस्म के अंदर सपोर्ट कैसे डाली हुई है, हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन इंस्टॉल किया हुआ है, और उस स्केलेटन की वजह से आपके जिस्म को सपोर्ट पैदा हो रही है। बिल्कुल यही मामला हमारे साइटोप्लाज्म के साथ है। हमारे जो सेल का जो मेजर पोर्शन है वो तो साइटोप्लाज्म है, उससे बाहर तो एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, बाकी सारा पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का ज्यादातर पोर्शन जो है वो साइटोसोल कहलाता है, विच इज जेल टाइप मटेरियल, जो जेली की तरह का मटेरियल होता है, तो उसमें तो कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये फिलामेंट्स जो है ना साइटोस्केलेटन, ये हमारे साइटोसोल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं, हमारे सेल के अंदर ज्यादातर हिस्सा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अलावा क्या चीज है, एक छोटा सा गोल बॉडी जिसको न्यूक्लियस कह रहे हो आप, एक पतली सी मेम्ब्रेन जो किनारे पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन, ज्यादातर पोर्शन तो आपका साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म को अगर आप देखेंगे तो वो आपको जेली टाइप का मटेरियल नजर आएगा, तो ये जो जेली टाइप का पोर्शन है साइटोप्लाज्म में, इसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, और इसमें तो सपोर्ट होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो लिक्विड की तरह का हो गया, 90% पानी है, तो ये तो सीधा स्टैंड नहीं रह सकता। फिर अल्लाह ने क्या किया हुआ, हमारे इस जेल टाइप के साइटोसोल के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे से प्रोटीन के फिलामेंट्स डाल दिए। उससे क्या हुआ, हमारे इस जेल टाइप के साइटोसोल के अंदर सपोर्ट पैदा हो गई, हमारा सेल सेल जो होता है फिर उसका एक शेप बना रहता है, और वो बहता नहीं है, उसका साइटोप्लाज्म हटता नहीं है। तो ये तो फिलामेंट का स्ट्रक्चर हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक, दो चीजें हो गई, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो मेजर मेजर पोर्शन है जेल टाइप का जो मटेरियल है उसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, और उसमें जगह जगह जो प्रोटीन के फिलामेंट्स मौजूद हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, साइटोस्केलेटन। उसके अलावा आपके इस साइटोसोल के अंदर और भी चीजें पाई जाती है, छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अगर मैं आपको आगे की एक डायग्राम दिखाऊं, आगे की एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अरे बहुत आगे, ये इस डायग्राम को देखें, ये अब सेल का हमने लॉन्गिट्यूडल सेक्शन दिया हुआ है, ये पतली सी जो मेम्ब्रेन आ रही है किनारे पे, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बीच में ये जितना भी पोर्शन बचा हुआ है ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये साइटोप्लाज्म का ये जितना भी पोर्शन जो आपको जेल टाइप का नजर आएगा ये साइटोसोल है। अब इसके अंदर जगह जगह छोटे छोटे से लंबे लंबे से प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जिसको आप साइटोस्केलेटन कहते हो, जिसकी वजह से आपके जेल टाइप के साइटोसोल में सपोर्ट आ गई। लेकिन इस साइटोसोल में उन फिलामेंट्स के अलावा आपको नजर आ रहा है, देखें छोटे छोटे से पार्ट्स भी मौजूद है बहुत सारे। एक जगह ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये जिनके हमने नाम रखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये छोटा सा नजर आ रहा है आपको, ये गोल्जी बॉडीज होती, ये वैक्यूल्स होते हैं, ये आपको गोल्जी बॉडीज। तो हमारे पास साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटन तो मौजूद है, लेकिन उनके अलावा कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स भी मौजूद है, और उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, हर जो सेल ऑर्गेनल होता है, हर सेल ऑर्गेनल का पर्टिकुलर काम होता है। जैसे इस डायग्राम में देखें ये सेल ऑर्गेनल, ये रहा, एक ये रहा, एक ये देखें यहाँ पे किनारे पे मौजूद है।
तो साइटोसोल के अंदर ना सिर्फ सपोर्ट के लिए प्रोटीन के फिलामेंट्स मौजूद हैं जिनको हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं, बल्कि उसके अलावा सेल को मुख्तलिफ काम करने के लिए छोटे छोटे से उसके पार्ट्स भी मौजूद हैं। उन पार्ट्स को, उन छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। हर सेल ऑर्गेनल पर्टिकुलर काम करेगा। कोई खाना तोड़ता है, कोई खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालता है, कोई प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाता है, कोई जो है वो फाइबर्स बनाता है। मुख्तलिफ हर हर सेल ऑर्गेनल का अपना पर्टिकुलर काम है। तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, कोई खून पंप कर रहा है, कोई खाने को तोड़ रहा है, कोई ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, लंग्स जो एक ऑर्गन होता है, हार्ट एक ऑर्गन होता है, स्टमक एक ऑर्गन होता है। इसी तरीके से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनल्स है, हर ऑर्गेनल अपना कुछ पर्टिकुलर काम करता है। तो दैट इज साइटोप्लाज्म। अब हम उन ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ये सारा पोर्शन रह जाता है आपके सेल का, इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। इसमें तीन चीजें हैं, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन और सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल क्या है? आपके साइटोप्लाज्म का मेजॉरिटी पोर्शन आपको जेल टाइप का नजर आएगा, जिसमें 90% पानी होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। फिर दूसरी चीज, इन साइटोसोल में बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो इसमें सपोर्ट पैदा करते हैं, और उसको आप साइटोस्केलेटन कहते हैं। और तीसरी चीज, साइटोस्केलेटन के अलावा साइटोसोल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं, उन पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और हर सेल ऑर्गेनल अपना एक पर्टिकुलर काम करता है। अब हम उन सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और क्या काम करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं तमाम ऑर्गेनल्स का। तो अब हमारे पास जो पहला सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, पहला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमारे पास पहला ऑर्गेनल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है जी। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और बहुत सारे मौजूद होते हैं। एक सेल में काफी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर ये आपके पास डायग्राम जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती है। पहली वाली या बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई उसके अंदर फोल्डिंग नहीं होती, बिल्कुल प्लेन सी आपको नजर आती है। जबकि जो दूसरी यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। पहला डायग्राम देखें, ये जो ब्राउन से बनी हुई है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली मेम्ब्रेन देख लें बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से फोल्ड नहीं हो रही। जबकि ये जो दूसरी है, जहां मैं अपना पॉइंटर लेके घुमा रहा हूँ, ये जो है दूसरी, ये इनर मेम्ब्रेन है, और आप देखें ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। ये देखें ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, जगह जगह से ये दूसरी वाली अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती है। इन फोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी कहते हो आप इन फोल्डिंग्स को। बाकी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड फिल हुआ होता है, उस फ्लूइड को आप कहते हो मैट्रिक्स। ये आपके पास डायग्राम में जितना भी आपको ये फ्लूइड नजर आ रहा है ना, दैट इज मैट्रिक्स। तो ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन में जगह जगह से क्रिस्टी बनी हुई है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो क्रिस्टी होते हैं और ये जो मैट्रिक्स होता है, इनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने इन एंजाइम्स की मदद से खाने को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ता है। खाना लेगा, यानी फूड के मॉलिक्यूल्स लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, उनमें रिएक्शन कराएगा, फूड के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं। टूटने से पैदा होती है एनर्जी, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। ठीक है, एटीपी के नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें स्टोर कर लेता है। अब ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। सेल के किसी भी पार्ट को एनर्जी चाहिए होगी तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को ले लेगा, एटीपी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, उसमें से एनर्जी निकाल लेगा। ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या काम है? फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालेगा, और उन एनर्जी के जरिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इन एटीपी के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर अगर न्यूक्लियस को एनर्जी चाहिए, गोल्जी बॉडीज को एनर्जी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनल को एनर्जी चाहिए होगी, वो इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को लेके इनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहा है एटीपी के नाम से, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके सेल की पावर जनरेट कर रहा है, आपके सेल की ताकत बना रहा है। उसको जितने भी काम करने उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड
पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसका काम होता है, फूड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा और उन एनर्जीज के जरिए एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा ताकि वो एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए। अब जिसको एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी के जरिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ले, हासिल कर ले। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चूंकि एनर्जी प्लांट और एनिमल दोनों को सेल्स को चाहिए होती है, लिहाजा ये सब में मौजूद होता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड। ये दूसरा ऑर्गेनल जो है वो हमारे पास है प्लास्टिड। ठीक है जी, प्लास्टिड। पहली बात, प्लास्टिड यूनिवर्सल नहीं है। प्लास्टिड आपको खाली प्लांट सेल, एल्गीज और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूग्लेना, क्लेमोडोमोनास, इन तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। ये आपको एनिमल में नहीं मिलेगा, ये आपको फंगस के सेल में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, इट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, एल्गीज एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो ऑर्गेनल होता है ओवल शेप का होता है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, पिगमेंट भरा हुआ होता है। अब कौन सा पिगमेंट भरा हुआ है और उस पिगमेंट का क्या काम है, उस हिसाब से प्लास्टिड्स की 3 टाइप होती है। 3 किस्म का प्लास्टिड होता है सेल के अंदर। डिपेंड करता है कि आपके प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट भर रखा है। बोतल होती है ना, बोतल, अगर उसके अंदर आपने काले रंग की ड्रिंक भरी हुई है तो ये पेप्सी हो जाती है। अगर आपने उसी बोतल के अंदर सफेद रंग की रखी हुई है तो ये सेवन अप हो जाती है। रेड कलर की, ऑरेंज कलर की रखी हुई है तो ये मरिंडा हो जाती है। ऐसे प्लास्टिड ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपको प्लांट और एल्गीज में मिलते हैं, इनमें पिगमेंट भरा हुआ है। अब पिगमेंट की वजह से कौन सा पिगमेंट भरा हुआ है, प्लास्टिड्स की 3 किस्में होती हैं, 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो पहले उन 3 टाइप्स को देख लेते हैं और फिर साथ साथ उनका काम भी देख लेंगे। पहला टाइप जो होता है प्लास्टिड का वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो क्यों आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट। पहले टाइप का जो पिगमेंट है वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा हुआ होता है। ये वो प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर जो पिगमेंट भरा हुआ होगा वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये प्लास्टिड आपको, क्लोरोप्लास्ट का जो प्लास्टिड है ये आपको पौधों के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ वगैरह, ग्रीन ब्रांचेस, उनमें मिलता है। और जाहिर बात है वो ग्रीन क्यों हो रही है, क्योंकि इनमें ये मौजूद है। उनके हर सेल में आप देखें, डायग्राम देखें, एक एक सेल के अंदर बेतहाशा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो वो पूरा सेल आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है और फिर उससे जो पार्ट बनता है वो भी फिर अल्टीमेटली ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल स्टोर हुआ होता है, भरा हुआ होता है। ये पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ये भरा हुआ होता है। इसकी वजह से ये खुद तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन भी दिखता है, बल्कि ये जिन जगह पे मौजूद होता है वो भी अल्टीमेटली ग्रीन कलर के हो जाता है। ये इस डायग्राम में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर, दोनों स्मूथ होती है, कोई फोल्डिंग्स नहीं होती, दोनों बिल्कुल स्मूथ होती हैं, प्लेन प्लेन सी। उसके बाद इस प्लास्टिड के अंदर ये तो अंदर पूरा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये क्लोरोफिल नहीं है, स्ट्रोमा अलग चीज है। तो आपके इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको आप कहते हो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अलावा आपको ये देखें डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बहुत सारे देखें, ये डिस्क टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको आप कहते हो थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड जो है अरेंज हुए होते हैं स्टैक की फॉर्म में, यानी जैसे आप किताबें रखते हो ना, एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे थैलेक्वाइड भी अरेंज हुए होते हैं। देख लें डायग्राम में नजर आ रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5, 5 थैलेक्वाइड्स अरेंज हुए हैं। तो ये जो पूरा सेट बन जाता है, इस सेट को हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, तो 3-4 चीजें हो गई हैं इसके स्ट्रक्चर में। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप कहते हैं स्ट्रोमा, फिर डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनको हम कहते हैं थैलेक्वाइड, और फिर थैलेक्वाइड का पूरा जो एक स्टैक होता है उसको आप कहते हो ग्रेनम। ये जो क्लोरोफिल बताया मैंने आपको, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ये थैलेक्वाइड में स्टोर हुआ होता है, थैलेक्वाइड में मौजूद होता है, इस वजह से थैलेक्वाइड आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे होते हैं। अब इसका काम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल, ये एक बड़ा यूनिक सा काम करता है। वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को लेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस। और उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस जब कर रहा होता है ना प्लांट, उस दौरान ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज में स्टोर कर देते हैं
और अब इनका जो खाना तैयार हुआ ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसमें एनर्जी आ गई, और एनर्जी के लिए खाने तैयार किए जाते हैं। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। तो यही कहते हैं हम कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो अपना खाना खुद तैयार कर रहा होता है, यानी ऑटोट्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्लास्टिड क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट स्टोर है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज ग्रीन कलर, और ये आपको ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा। इसका काम फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को यह कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज में स्टोर कर देता है। फिर दूसरे टाइप का जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होगा वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, बाकी कोई सा भी कलर हो सकता है, यानी रेड कलर का पिगमेंट हो सकता है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट हो सकता है, येलो कलर का पिगमेंट हो सकता है, कोई सा भी कलर होगा, ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन हुआ तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा, और फिर वो क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड में होता है उसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में हमें ग्रीन के अलावा कोई सा भी कलर मिल सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में देखें, ये एक गुलाब के फूल का है सेल। अब इसमें आप देखें बहुत सारे आपको ऑरेंज ऑरेंज रेड रेड से डॉट नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोप्लास्ट है। इन सबों के अंदर देखें पिगमेंट स्टोर हुआ हुआ है, कोई रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, जिसकी वजह से आपको क्रोमोप्लास्ट का कलर जो है वो रेड या ऑरेंज नजर आ रहा है, और अल्टीमेटली आपका पूरा सेल भी फिर उसी कलर का दिख रहा है। ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको फ्लावर्स में मिलते हैं ज्यादातर। आपने देखा ना गुलाब का फूल, उसका कलर लाल होता है, तो अगर आप गुलाब के फूल की पत्ती लें, उसके सेल्स को देखेंगे ना, तो आपको उसमें जो प्लास्टिड मिलेगा वो क्रोमोप्लास्ट होगा, और उसमें रेड कलर का पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होगा। वो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वो क्रोमोप्लास्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास पीले कलर का फूल है, अगर आप उसके सेल में जाएंगे तो आपको जो प्लास्टिड मिलेगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट, और उसमें येलो कलर का पिगमेंट होगा, उसी वजह से उस फ्लावर का कलर बन रहा है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि ग्रीन कलर नहीं है, प्लास्टिड में कोई दूसरा कलर है, तो फिर हम उस प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और ये आपको कहाँ मिलेगा, जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स में भी होते हैं, ये कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका डिफरेंट कलर होता है, तो उधर भी यही होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और इनका काम क्या होता है, ये हमारे फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, कलर की वजह से वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और अट्रैक्टिव की वजह से एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह उस पर आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, और फिर ये एनिमल्स के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। तो ये इसका काम होता है कि ये हमारे फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि इंसेक्ट आए, और फिर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन किया जा सके। तीसरे किस्म का जो प्लास्टिड है वो कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमारे जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, जैसे कि रूट्स वगैरह, उधर उनके सेल्स में होता है ये। और इसमें जो पिगमेंट स्टोर हुआ होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह, कोई कलर ही नहीं होता। अब इस डायग्राम में देखें आपको भाई, ये जो छोटे छोटे से आपको गोल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है ये ल्यूकोप्लास्ट है, इनमें आप देखें जो भी पिगमेंट स्टोर हुआ है वो कलरलेस है, तभी तो वो इस पूरे ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं बन रहा, और आपके अल्टीमेटली ये सेल भी जो है आपको कलरलेस नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने देखा प्लास्टिड के अंदर कलरलेस पिगमेंट है तो वो ल्यूकोप्लास्ट होगा, ये आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलता है, और इसका काम होता है कि ये शुगर को स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं अपने अंदर। स्टार्च, शुगर लेंगे उनको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे स्टार्च की फॉर्म के अंदर। तो ये तीन किस्म के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड्स क्या है जी, ऐसे ऑर्गेनाइज जिनमें पिगमेंट स्टोर हुए हुए होते हैं, और ये आपको खाली प्लांट और एल्गीज में मिलते हैं। अब पिगमेंट अगर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन के अलावा कोई दूसरे कलर का है तो वो क्रोमोप्लास्ट होता है, और अगर ट्रांसपेरेंट पिगमेंट है तो वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तीनों के काम भी मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगले ऑर्गेनल की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जरा इस डायग्राम को देखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल पतली पतली सी खोखली, यानी अंदर से खाली, हॉलो मतलब खाली, फ्लैटेंड मतलब चपटी। ठीक है, फ्लैटेंड मतलब चपटी, और हॉलो मतलब खाली। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बिल्कुल खाली, अंदर से खोखली पतली पतली सी चैनल्स होती है, और उनका पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है आपके सेल के अंदर, पूरा जाल बना हुआ होता है। जैसे अक्सर आप एक हेलीकॉप्टर से ऊपर देखो शहर को, तो आपको नीचे नजर आएगा जी रोडों का जाल बिछा हुआ है। एक रोड, पतला पतला सा रोड जा रहा है, वो दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा रोड तीसरे से कनेक्ट हो रहा है, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है हमारे पास रोडों का शहर के अंदर। बिल्कुल यही मामला यहाँ पर है। देखें डायग्राम को जरा आप, ये देखें आप, पतली पतली सी अंदर से देखें खाली है, ये देखें अंदर से खाली नजर आ रही है डायग्राम में। ये हॉलो फ्लैटेंड चैनल्स है, उसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इसको आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अ हॉलो फ्लैटेंड नेटवर्क ऑफ चैनल्स।
ये नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि आप समझ लें न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरा इसका जाल बिछा हुआ है, पूरे सेल में इसका जाल बिछा हुआ होता है, फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क ऑफ हॉलो फ्लैटेंड चैनल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पतली खाली खोखली चैनल्स का पूरा एक जाल है जो आपके पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इसकी दो टाइप्स होती है, उन्हीं दो टाइप्स के हिसाब से इसका फिर काम बनता है। पहली टाइप कहलाती है, अच्छा ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, खैर ये तो मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की बात करेंगे। इसकी दो टाइप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल के अंदर, एक कहलाती है स्मूथ और एक कहलाती है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते। राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल है, आगे आएगा, पतले पतले से नुक्ते के बराबर दाने टाइप के नजर आ रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ आप डायग्राम में देखें, इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरा देखिएगा, आपको देखें इसकी सरफेस पर दाने दाने से नजर आ रहे हैं आपको, ये है राइबोसोम। जबकि ये बाहर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखें तो इसमें आपको ये राइबोसोम से नजर नहीं आ रहा है। ये वाली जो बाहर वाली है ना, ये कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते। तो अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ चिकनी साफ सुथरी नजर आएंगी, दाने दाने सी नजर नहीं आ रही हो। तो पहली टाइप कौन सी हो गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए। तो अगर आप इनको देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ प्लेन सी नजर आ रही होती है, इसलिए इनका हमने नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा हुआ है। जबकि दूसरी जो टाइप होती है वो कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या होती है अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनकी सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होंगे। और जब ये चिपके हुए होंगे तो फिर हम जब उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दाने दाने से ग्रेनुलर टाइप के, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो अंदर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ है, और जो बाहर वाली है ये स्मूथ है। अच्छा, अब राइबोसोम जो है, जो ये दाने दाने से चिपके हुए ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इन दाने दानों को हम कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन बनाते हैं, अभी आएगा ऑर्गेनल, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो अब राइबोसोम्स जब प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं तो ये अंदर डाल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। पहला काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है ट्रांसपोर्टेशन। जाहिर बात है, आप देखें ना, रोड का जो नेटवर्क बना हुआ होता है, इसका काम क्या है? एक जगह से गाड़ी एंटर होती है, दूसरी जगह से निकल जाती है, एक जगह से आप एंटर होते हो, दूसरी जगह निकल जाते हो, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है रोड। यही कुछ मामला यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सबसे मेजर काम तो इनका है ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियस से कोई चीज बनी, सपोज करें यहाँ न्यूक्लियस से कोई चीज बनी और वो इस हिस्से को चाहिए, तो वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई इस हिस्से में आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसको इस हिस्से पे जाना है, तो वो इन चैनल्स के अंदर से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ इस तरफ जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट तरीन काम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो तो है ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है। दूसरा काम क्या होता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूंकि इनके साथ राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, तो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, हाथ के हाथ वो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है और फिर यहाँ से दूसरे हिस्से तक चला जाता है। तो यूं हम कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आती है। उसके अलावा जब ये ट्रांसफर कर रही होती है ना, तो बीच में कुछ एक आध मॉलिक्यूल्स भी प्रोटीन के साथ जोड़ देती हैं, थोड़ा सा प्रोटीन मॉडिफाई भी हो जाता है। जबकि स्मूथ में ये जो स्मूथ आई थी, क्योंकि इनके साथ प्रोटीन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये तो वो राइबोसोम, इनके साथ राइबोसोम तो नहीं जुड़ा हुआ, लिहाजा ये तो कोई राइबोसोम इनको प्रोटीन बना के देगा नहीं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये लिपिड्स को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म यानी उसको तोड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये काम भी करते हैं। तो ये हो गया थी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं जी, अब आते हैं हमारे पास अगला ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, एमिलियो गोल्जी, उन्होंने, और उन्हीं के ही नाम पे इसका फिर नाम पड़ गया गोल्जी बॉडीज। इसको आप गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, काफी नाम है इसके। ये इसका स्ट्रक्चर है जी, देखें इसको, ये भी अंदर से खोखली होती है, चैनल्स है, अंदर से खोखली है, मेम्ब्रेन वाली चैनल है, ठीक है। ये देखें, ये इनकी मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और अंदर से ये खोखली है। खोखली को हम कहते हैं सैक लाइक या हॉलो। तो ये चैनल्स है जी, जो अंदर से हॉलो होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई चैनल्स है, और इनका स्टैक हुआ है,
यानी एक के ऊपर एक अरेंज हुई हुई होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ऐसे फैला हुआ नहीं है इनका जाल, बल्कि ये बुक की तरह एक के ऊपर एक अरेंज हुई हुई होती है, तो स्टैक होता है। ठीक है, तो व्हाट इज गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज आर द स्टैक ऑफ हॉलो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। अंदर से खोखली मेम्ब्रेन से बनी हुई चैनल्स है जो कि स्टैक हुई भी होती है एक के ऊपर एक, ये गोल्जी बॉडीज होती है। अच्छा, ये आपस में अरेंज भी हुई, आपस में कनेक्ट भी हुई भी होती है। इनके बीच में ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनकी मदद से ये आपस में कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडीज का ऊपर वाला हिस्सा सिस फेस कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रांसफेस। सिस फेस के अंदर ये जो छोटे छोटे से बॉल्स नजर आ रही है इनको हम वेसिकल्स कहते हैं, ये एंटर होती है। और ट्रांसफेस से यही छोटी छोटी गोल बॉल्स जो हैं जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं ये निकलती हैं। अब ये मैं इनका काम बताता हूँ, पहले जरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। तो गोल्जी बॉडीज क्या है? अंदर से खोखली पतली पतली सी मेम्ब्रेन से बनी हुई चैनल्स है, उन चैनल्स को हम कहते हैं किस्टर्नी। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है इसका, इन चैनल्स को आप कहते हैं किस्टर्नी। तो हमारे पास गोल्जी बॉडीज क्या है? मेम्ब्रेन से बनी हुई पतली पतली सी चपटी अंदर से खोखली किस्टर्नी, जो कि आपस में एक के ऊपर एक स्टैक की सूरत में अरेंज हुई हुई है। आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती है बाय ट्यूब्यूल्स। इनका ऊपरी फेस जहां से ये वेसिकल्स रिसीव करती हैं उसको आप कहते हो सिस फेस, और निचला हिस्सा जहां से ये वेसिकल्स निकालती हैं उसको आप कहते हो ट्रांसफेस। अब इसका जरा काम देखते हैं। इसका जो मेजर तरीन काम है वो है मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और प्रोटीन को पैक करता है। हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे खुला नहीं घूमते। ये नहीं है कि मॉलिक्यूल तैयार हुआ और ऐसे खुद से ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं। मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना दी जाती है और उसको फिर हम कहते हैं वेसिकल। मिसाल के तौर पे ये हाथ देखे जहां मेरा पॉइंटर है, ये एक वेसिकल है। इसके अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना दी गई है और अब ये वेसिकल बन गया। और वेसिकल की सूरत में फिर ये प्रोटीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि पोर्ट के अंदर से कोई सामान उतरा तो वो ऐसे थोड़ी लेके जा रहे होते, ट्रक के ऊपर लोड किया जाता है और फिर ट्रक उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। यही मामला सेल के अंदर भी होता है। मॉलिक्यूल्स जो तैयार होते हैं उनको बकायदा एक वेसिकल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। वेसिकल में मेम्ब्रेन होती है, अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर ये वेसिकल ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, खाने को आप ऐसे नहीं देते, प्लेट पे रख के देते हैं। तो अब जरा मामला समझिएगा गोल्जी बॉडीज का काम। ये हमारे पास यहाँ पर जहां मेरा पॉइंटर घूम रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये रफ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो राइबोसोम इस पे चिपके हुए होंगे, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आ जाएगा, ट्रेवल करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर इसके एक मेम्ब्रेन बन जाएगी और ये बन जाएगा वेसिकल। अब ये जो प्रोटीन का वेसिकल है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकला, मेरा पॉइंटर देखते रहिएगा। ये प्रोटीन का जो वेसिकल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल गया। अब ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये जो वेसिकल है ये जाता है गोल्जी बॉडीज के अंदर। याद होगा, अभी आपको पिछली डायग्राम दिखाई थी, सिस फेस के पास से ये रिसीव होता है। तो अब ये गोल्जी बॉडीज के अंदर सिस फेस के जरिए ये अंदर चला जाएगा। अब गोल्जी बॉडीज इसके अंदर क्या करेगा? मॉडिफिकेशन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा, मिलाएगा और एक नया मॉलिक्यूल तैयार कर लेगा। मिसाल के तौर पे प्रोटीन के साथ अगर लिपिड मिला देगा तो ये बनता है नया मॉलिक्यूल लिपोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मिला देगा तो ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह प्रोटीन को मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास सेल के अंदर कई शक्लों में चाहिए होता है। अब ये आपका ये घूमता रहेगा अंदर गोल्जी बॉडीज के अंदर, किस्टिनी के अंदर, और प्रोटीन के साथ लिपिड का मॉलिक्यूल लग गया या ग्लूकोज का लग गया या कोई सा भी दूसरा लग गया, प्रोटीन आपका मॉडिफाई हो गया। अब उसको ये वेसिकल की सूरत में निकाल देगा। अब ये जो वेसिकल है इसके अंदर आपका क्या है? एक मॉडिफाइड प्रोटीन है जो या तो सेल से बाहर चाहिए होगा तो ये आपका मेम्ब्रेन के पास आएगा और ये प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, या फिर आपका सेल उसको यूज कर लेगा। कहीं पे कोई मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा तो वो प्रोटीन वहां लग जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है तो स्मूथ वाली जो है वो राइबोसोम्स चूंकि उनमें नहीं होती तो वो तो प्रोटीन नहीं बनाते, वो बनाते हैं लिपिड्स। अब जब लिपिड्स बनाएंगे तो उनको क्या करेगा? वही वेसिकल की सूरत में बाहर निकलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर ये वेसिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज क्या कर रहा है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है या लिपिड्स प्रोवाइड करता है या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ये उन मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है सिस फेस के जरिए। पुरानी डायग्राम पे आए, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वेसिकल्स की सूरत में।
तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इनको लेता है, अपने अंदर इनको मॉडिफाई करता है, इनको मिला के नया मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है, बड़े मॉलिक्यूल, और फिर उनको वेसिकल्स की सूरत में बाहर निकाल देता है। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं या सेल से बाहर जाके सेल से बाहर इस्तेमाल हो जाते हैं। कुछ आपके यूसेस होते हैं ना डाइजेशन के अंदर, कुछ इंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो इंजाइम्स सेल इस तरह बना रहा होता है। तो ये गोल्जी बॉडीज का काम है। गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स लेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, ज्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेता है, उसको मॉडिफाई करता है और फिर एक वेसिकल की सूरत में उसको निकाल देता है, फिर वो इस्तेमाल हो जाते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनल है जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडीज बनाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स होते हैं और वही इंजाइम्स क्या है, प्रोटीन की मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं बहुत सारे प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, उनके अंदर वेसिकल बनाता है, तो ये बनता है लाइसोसोम। और फिर लाइसोसोम आपके सेल के अंदर रहकर ये एक अपना ऑर्गेनल होता है अलग से, जो हम स्टडी करेंगे इसका क्या काम है।